सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एक कंप्लीट यूनिट की रिवीजन, जो कि ये हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। ये हमारा रिलेवेंट होने वाला है यूजीसी नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो सिलेबस है, न्यूली अपडेटेड सिलेबस है, उसके अंदर आपका कंपनी लॉ के नाम से आपका एक यूनिट है, अलग से पूरी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट। उसके अंदर भी सारा सब कुछ लीगल एस्पेक्ट का ही पार्ट है। और उसके अलावा ऑडिटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है एआरओ के एग्ज़ाम्स के लिए, और जो कॉमर्स के रेलेवेंट सभी एग्जामिनेशन है उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी टॉपिक की रिवीजन हम एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। हर एक एस्पेक्ट के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं, चाहे वो एक इजी लेवल के हैं, मॉडरेट लेवल के भी हैं और टफ लेवल के भी हैं। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो अगर आप इस यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आपने इस यूनिट को पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका यूनिट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो की जो पीपीटी है, जिससे मैं वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, इसकी पीपीटी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही बहुत सारे लोग आप लोग पीएचडी के बारे में पूछ रहे हैं, पीएचडी एग्जामिनेशन एंट्रेंस कब होगा, तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, क्या उसका सिलेबस है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि उसके फॉर्म यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन एक अलग से वीडियो में आपको अपडेट दे दूँगा। साथ ही अगर आप को कुछ क्वेरी है, अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8394948137। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही अपनी क्वेरी को पूछें, इस पे कॉल कोई ना करें। ठीक है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो हमारा है। क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी क्योंकि रिवाइज करने लायक जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन आज का है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू होता क्या है। एग्रीमेंट के साथ क्या जोड़ा जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ हमारा हो जाता है, तो वो किसका फॉर्म आ जाता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म यहाँ पे बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एग्रीमेंट टू डू इन इम्पॉसिबल एक्ट, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो आपके इम्पॉसिबल एक्ट बन जाता है, तो वो एग्रीमेंट आपका किस नेचर का होता है। लीगल होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है या इलीगल होता है। तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट होता है, जिसको आगे बढ़ा पाना संभव नहीं होता है। एक तरह से वॉइड मतलब व्यर्थ का वो एग्रीमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवर्टीजमेंट टू सेल ए थिंग बाई ऑक्शन इज। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट आपने दिया है, तो ऑक्शन के द्वारा उसको सेल करना क्या कहलाता है। वो हमारा ऑफर होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है, नो ऑफर एट ऑल होता है, या कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी भी जहाँ पे ऑक्शन की बात आती है, ऑक्शन के द्वारा कोई भी चीज़ को सेल किया जाता है, तो वो हमारा होता है इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, सेल करने के लिए एन इन्विटेशन टू ऑफर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शुड बी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसा होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओरल और रिटर्न दोनों टाइप से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक्स ओनली एट द डॉक्यूमेंट एंड नॉट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि कौन से इसमें से एक्ट हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट पे फोकस करते हैं, ट्रांजेक्शन्स पे फोकस नहीं करते। यानी कि ये किस पे आपके एम्फेसाइज देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आपके एम्फेसाइज देते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर यहाँ पे एक्शन होता है तो वो आपका स्ट्राइक होती है, तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को लेके होती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड बोथ ए एंड बी नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर जो है वो है बोथ ए एंड बी। ये दोनों ही एक्ट ऐसे हैं जो आपका स्ट्राइक करते हैं किस पे, डॉक्यूमेंट पे, रादर देन ट्रांजेक्शन्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने देख लिया, अब एग्रीमेंट किस चीज़ से बनता है। एक ऑफर होता है एग्रीमेंट में, दूसरा हमारा क्या रहता है इसमें, एक्सेप्टेंस रहती है। ठीक है, पहले ऑफर दिया जाता है, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारा एग्रीमेंट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिटन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो टाइप के रिजोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं जब हमने कंपनी लॉ वाला पोर्शन किया था उसमें। तो उसके अंदर दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ठीक है, जिसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के केस में कितना यहाँ पे कितना % आपके पास जो है वोटिंग राइट्स होने चाहिए, वो यहाँ पे पूछा गया है। मोर देन 50% ऑफ दोज एक्चुअल वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ दोज एंटाइल्ड टू वोट, और यहाँ पे पूछा गया है एनोनिमस अप्रूवल ऑफ द दोज एंटाइल्ड टू वोट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो एक्चुअल वोटिंग होती है उसका मोर देन 50% अगर आपके हक में है, आपके आपके सपोर्ट में है, तो वो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज सब बेली इज ए पर्सन टू हुम एक्चुअल पोजेसन ऑफ ए गुड इज ट्रांसफर्ड बाय समवन। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बेलमेंट से है। ठीक है, बेलमेंट के अंदर होता क्या है, कोई भी गुड्स होता है, हम इसमें दो यहाँ पे पार्टीज होते हैं, एक बेलर होता है, एक बेली होता है। बेलर कोई भी गुड्स जो है किसी पर्सन के पास रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात कर ली, मेरा एक पेट है, ठीक है, मेरा डॉग है, अगर मैं उसको क्या करता हूँ, अपने कहीं जा रहा होता हूँ तो मैं अपने पड़ोसी के यहाँ उसको छोड़ देता हूँ। तो एक इन केस में मैं बेली के यहाँ उसको छोड़ दिया, तो बेलर मैं बन गया और बेली कौन बन गया, जिसके यहाँ पे मैंने अपना पेट छोड़ा हुआ है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोनों के बीच में, तो इसको बोला जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, इसके अंदर बोला एक सब बेली का यहाँ पे कैरेक्टर होता है। तो सब बेली होता क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, who is himself not a owner of goods, who has a present right to possession of them as a bailey of the owner, या ए बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए सब बेली क्या होता है, सब बेली पहली चीज़ तो आपका क्या होता है, बेलर भी नहीं होता, बेली भी नहीं होता, तो ये इन दोनों से अलग पर्सन होता है। हु इज़ हिमसेल्फ नॉट ए ऑनर ऑफ द गुड्स, ऑनर तो क्या हो गया आपका, बेलर हो गया, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, हु हैज़ ए प्रेजेंट राइट टू पोजेसन ऑफ द देम एज अ बेली ऑफ द ऑनर। यानी कि पहले जो राइट था वो बेली के पास होगा, बट जो राइट है अभी वो उसके पास आ गया, यानी कि बेली ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो बनेगा बोथ ए एंड बी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेली की बात नहीं करी गई, बट कि सब बेली की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, यहाँ पे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या क्रिएट करता है। कोई भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट्स इन पर्सोनम होता है, राइट्स इन रेम होता है, राइट्स ओनली राइट्स टू राइट्स, नो ऑब्लिगेशंस होता है, ओनली ऑब्लिगेशंस एंड नो राइट्स होता है। तो ये सही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा, राइट इन रेम इसमें होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या क्रिएट करता है, राइट्स इन रेम, इसको आप याद कर लेंगे। Which parties are bound by the terms of the tender when one party submits a tender। यहाँ पे टेंडर होता क्या है, टेंडर का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने आपका करवाई थी यूपी पीजीटी का, उसके भी 25 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, उसको मैं करवाऊंगा अभी, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैंने ये आपके लिए डाल दिया। उसके अंदर एक क्वेश्चन हमने देखा था टेंडर से रिलेटेड, और टेंडर होता क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रपोजल होता है कोई भी काम करने के लिए, तो उसमें अलग अलग लोगों से यहाँ पर ऑफर लिया जाता है, और लास्ट में जो जिस पार्टी का सही लगता है उसको यहाँ पे टेंडर दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पार्टी जो होती है टेंडर में, अलग अलग पार्टी, तो कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए बाउंड होती है, कौन सी पार्टी होती है। ठीक है, पहली आपकी हो गई ए पर्सन, द पर्सन सबमिटिंग द टेंडर, वो पर्सन जो टेंडर को सबमिट कर रहा है वो बाउंड रहता है। द पर्सन रिक्वेस्टिंग द टेंडर, या नीदर पार्टी, कोई भी नहीं, और बोथ पार्टी, दोनों पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी टेंडर यहाँ पे सबमिट कर रहा है तो उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से है, वहाँ से टेंडर निकलता है और आप एक क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, आप ठेकेदार हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप टेंडर भरते हो, तो उस टेंडर में जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको आपको यहाँ पे माननी पड़ती हैं। तो दैट्स वाई द ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ए बिड एट एन ऑक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्स्ट्रैक्ट में आपसे पूछा गया है कि बिड आपका क्या होता है, एट एन ऑक्शन। ठीक है, एट एन ऑक्शन वाला हमने पहले पढ़ लिया, जब भी हम क्या करते हैं प्रपोजल, एक तरह से इन्विटेशन लेते हैं उसका,
तो यहाँ पे बोला गया है बिड एट ऑक्शन आपका क्या होने वाला है। तो ये आपका सही आंसर कौन सा होगा? पहला है एन इन्विटेशन टू ट्रीट, एन एक्सेप्टेंस, ए काउंटर ऑफर या एन ऑफर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन्विटेशन टू ट्रीट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्शन की बात की गई है। सॉरी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा, ऑफर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये राइट, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये ऑफर का कंडीशन है क्योंकि इसमें आपसे बिड के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपका क्या हो सकता है? मनी हो सकता है, मनी वर्थ हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है या ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। तो कंसिडरेशन कभी भी क्या होता है? जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देयर शुड बी ए कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी वॉइड हो जाता है। तो इसके केस में पूछा गया है कंसिडरेशन क्या हो सकता है। यहाँ पे मनी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और मनी वर्थ भी हो सकता है, प्रॉमिस भी हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इज राइट आंसर। यहाँ पे जो कंसिडरेशन है ये ज़रूरी नहीं आपकी सिर्फ मनी के केस में ही हो, ये आपका प्रॉमिस भी बन सकता है कंसिडरेशन। जैसे आपने प्रॉमिस कर दिया कि अगर हम दो, आपने मेरे लिए ये कर लिया तो मैं आपके लिए ये कर लूँगा, तो इस तरह से आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। उसी तरह से मनी वर्थ हो गया, यानी कि काइंड में कुछ हो गया, ठीक है, किसी गुड्स से रिलेटेड आपकी चीज़ें कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड हो गई, तो वो भी आप कंसिडरेशन में इंक्लूड करेंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर बी एट ए फॉरेन पोर्ट एज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था किसी अदर कंट्री में था, कार्गो का जो आपका फॉरेन पोर्ट था किसी और कंट्री में था, यानी कि आपने शिप के द्वारा आप क्या कर रहे थे, अपनी जो बिजनेस है उसको कर रहे थे, आप ट्रेडिंग अपनी कर रहे थे। तो उस केस में आपने क्या किया, जो आपका कार्गो का शिप था उसका जो फॉरेन पोर्ट था वो दूसरी कंट्री में था, ऑब्वियस सी बात है फॉरेन पोर्ट। तो वहाँ पे अब क्या हो गया, उसके हमारी जो कंट्री है उसने वहाँ पे उस कंट्री के साथ में वॉर यहाँ पे छिड़ गया है। तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा जो आपने दूसरे देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके साथ अब वॉर होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए है द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम वॉइड व्हेन वॉर इज डिक्लेयर्ड, the contract becomes partly void when war is declared, the contract becomes void when war is declared। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, इस सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट आपका void बन जाएगा जब किसी कंट्री के साथ में अगर वॉर की स्थिति आ जाती है तो उस कंट्री के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा void कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एन इडियट इज। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इडियट के द्वारा बोला गया है, यानी कि जो आपका बेवकूफ़ टाइप का है, यानी कि जो एक तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, हम अनसाउंड माइंड जिसको कह सकते हैं। तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो हमारा क्या होता है, वॉइडेबल होता है, इन्फोर्सिएबल होता है, इनवैलिड होता है या वॉइड एड इनिशियो होता है। देखिए यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, किसी इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एड इनिशियो होता है। वॉइड एड इनिशियो का क्या मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाता है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तब से ही इसको आप स्टार्टिंग में ही एक तरह से ये वॉइड मान लिया जाता है, यानी कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी ए एजेंट विल नॉट बी लाइबल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेज। यहाँ पे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका एक एजेंट रहता है, एक आपका प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में यहाँ पे अपना काम करता है, प्रिंसिपल्स के जो काम है उसको करता है। राइट। तो इसमें पूछा गया है कि किस केस में जो एजेंट है उसकी जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे अराइज नहीं होगी। वेयर द एजेंट फेल्स टू डिस्क्लोज दैट दे आर एक्टिंग एज सच। यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस केस में यहाँ पे लाइबल नहीं है कोई भी कॉन्टैक्ट करने के लिए जो आपका एजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है वेयर द एजेंट इंटेंड्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड डज नॉट डिस्क्लोज दे आर एक्टिंग एज एन एजेंट, वेयर द एजेंट एक्ट्स ऑन देयर ओन बिहाफ ऑल दो क्लेमिंग टू बी एन एजेंट या नन ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पे किस केस में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई एजेंट फेल हो जाता है ये डिस्क्लोज करने में कि मैं उस प्रिंसिपल के बिहाफ में आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पार्टीज हैं, ए और बी पार्टीज। ठीक है, और ए पार्टी ने अपना यहाँ पे एजेंट नियुक्त किया है, सी उसका एजेंट है। अब जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को बोलता है कि आप जाके बी से कॉन्टैक्ट कीजिए।
और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो उस केस में सी बी के पास जाता है, बट बी को बिलीव नहीं हो पाता कि सी की जो है ए के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ए के बिहाफ में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो इस केस में सी लायबल नहीं होगा बी के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बोली गई है। जब भी जो एजेंट है वो फेल हो जाता है डिस्क्लोज करने में दैट दे आर एक्टिंग सच एज, तो उस केस में जो आपका एजेंट है वो लायबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड सो एज टू फॉर्म ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपका बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड सो एज टू फॉर्म ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन, ए कोटेशन ऑफ प्राइस, ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एन एग्रीमेंट टू इंटर इनटू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस केस में, कि एक कोटेशन ऑफ प्राइस जो है आपका क्या होता है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ही होता है एक तरह से। Contracts are legally enforceable agreements. Which of the following statement regarding contractual agreement is true? यहाँ पे बोला गया है contract are legally enforceable agreement, बिल्कुल सही बात है। Which of the following statement regarding contractual agreement is true? Contractual agreement के बारे में नीचे लिखी बातों में से कौन सी बात आपकी सही है? ऑप्शन नंबर ए है आपका they must be in written, they must be in evidence in writing, दे नीड नॉट बी इन राइटिंग, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट्स में जो आपके बोला गया है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के बारे में, तो ये ज़रूरी नहीं है आपकी राइटिंग में ही हो, ये आपका ओरली भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इश्यूइंग ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग इज ट्रू। यहाँ पे बिल्स ऑफ लेडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। बिल्स ऑफ लेडिंग में होता क्या है, रिस्क पासेस टू द सीपर, रिस्क जो है सीपर को पास कर दिया जाता है। रिस्क रिमेन्स विद द सेलर, रिस्क पासेस टू द कैरियर, रिस्क पासेस टू द बायर। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो किसको पास कर दिया जाता है, बायर को पास कर दिया जाता है इन केस ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया का कौन सी ईयर में यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया, तो उसकी बात की गई है 2000, 2001, 2005 या 2013। तो IT एक्ट हमारा 2000 के अंदर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डैश एजेंसी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एजेंसी, यहाँ पे बोला गया है कि ये एजेंसी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके केस में बोला गया है कौन सी एजेंसी आपकी मोस्ट कॉमन फॉर्म की एजेंसी होती है। इंसिडेंटल होती है, एक्सप्रेस होती है, अपीरेंट होती है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड होती है। ठीक है, तो इस केस में जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यानी कि एक्सप्रेस वाली एजेंसी होती है। एक्सप्रेस आपका कौन सी एजेंसी होती है, इसके केस में आप क्या करते हो, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सब कुछ जो है वो आप एक तरह से एक्सप्रेस करते हो, चीज़ों को बोलते हो आप, इम्प्लाइड नहीं होती चीज़ें। ठीक है, तो एक्चुअली आपको दोनों कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है AN इज ए कॉन्ट्रैक्ट है, a principal and agent enter into says the principal cannot employ another agent other than the one stated। इस केस में बोला गया है ऐसा कौन सा केस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जिसमें जो प्रिंसिपल है वो एक एजेंट से ज़्यादा एजेंट को यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकता, यानी कि जो पुराना एजेंट उसने अपॉइंट किया है वही उसका काम करेगा। जब तक वो यहाँ पे डिप्लॉय है तो वो किसी और एजेंट को यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर सकता। तो आपका ऑप्शन है आपके रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, अपीरेंट एजेंसी है, या एक्सक्लूसिव एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा किसमें, क्योंकि एक्सक्लूसिव एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे जो आपका पुराना एजेंट है वही यहाँ पे लायबल रहता है, जब तक कि वो यहाँ पे छोड़ ना दे या उसको निकाल ना दिया जाए तब तक वो नए एजेंट को यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकता। कौन, प्रिंसिपल। राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अपीरेंट एजेंसी इज ऑल्सो रेफर टू एज, यहाँ पे बोला गया अपीरेंट एजेंसी को क्या बोला जाता है, क्या दूसरा नाम है इसका, एजेंसी बाई एस्टॉपेल, एक्सप्रेस एजेंसी, ऑथराइज्ड एजेंसी, एजेंसी बाई डिफ़ॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस केस में, एजेंसी बाई स्टेपल इसका दूसरा नाम होता है, इसको आप याद कर लेंगे अपीरेंट एजेंसी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन इज रिटन एज साइबर क्राइम। यहाँ पे बोला गया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पे जो सेक्शन है वो दिए गए हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। किसी में आपको कंप्यूटर से डेटा चोरी करने के लिए यहाँ पे क्या सेक्शन है, कंप्यूटर स्टीलिंग के केस में क्या सेक्शन है, कंप्यूटर हैकिंग के केस में क्या यहाँ पे है। इसके अलावा आपका अडल्ट कंटेंट डालने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए और इस तरह से साइबर टेररिज्म के लिए। तो ये अलग अलग कुछ सेक्शंस दिए गए हैं और आपसे इस सेक्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है जब आप क्या करते हो स्टीलिंग, आप कोई डेटा चुराते हो डिजिटल एसेट से, जैसे कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से, तो इस केस में कौन सा सेक्शन आप पे अप्लाई होने वाला है। तो सेक्शन 65 इसके लिए लाइबल होता है। सेक्शन 65 के अंदर आपको यहाँ पे पनिशमेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट इन इंडिया फॉर स्टीलिंग कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स और एनी सॉफ्टवेयर सोर्सेज कोड फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और फ्रॉम एनी अदर मीन्स। यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन है पहला वाला, इससे पहला इसके अंदर सेक्शन पूछा गया था और नेक्स्ट वाले में सेक्शन के अदर क्या यहाँ पे पनिशमेंट आपको मिलेगी वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इस केस में जब भी आप कोई कंप्यूटर से या लैपटॉप से या किसी डिजिटल फॉर्म में जो डेटा है उसको स्टील करते हो, उसको चुराते हो, और तो उस केस में आपको 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और साथ में 5 लाख तक का जुर्माना आपको हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। 5 लाख तक का जुर्माना, 3 साल की जेल, या ये दोनों साथ में भी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ए प्रिंसिपल एक्सेप्ट ए एजेंट्स अनऑथराइज्ड कॉन्टैक्ट थ्रू डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि एजेंट को प्रिंसिपल के द्वारा कुछ अथॉरिटीज़ असाइन नहीं की जाती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो प्रिंसिपल है वो खुद से करेगा, ठीक, वो खुद करना चाहता है, वो एजेंट को नहीं देना चाहता है, उसको बोलेंगे अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। बट कुछ उसके प्रोविजंस भी हैं, उसके द्वारा वो क्या कर सकता है, उन अनऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्ट को दे सकता है अपने जो एजेंट है उसको। तो उसको क्या बोला जाएंगे, उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेशन बोलते हैं, सब्रोगेशन बोलते हैं, रेमिफिकेशन बोलते हैं, या रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब एक तरह से हो गया कि उसको एक तरह से मान्यता दे देना, या एक तरह से आप कह सकते हो कि ओके कर देना कि आप ठीक है, आप इस पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये रेटिफिकेशन आप याद रखना, इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इट्स लॉज एंड पनिशमेंट डज सेक्शन 66 ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट होल्ड्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको अलग अलग सेक्शन, अलग अलग जो साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में बात करी थी, तो आईटी एक्ट में हमारे बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें एक सेक्शन 66 भी है। तो ये किससे डील करता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रैकिंग और इलीगली हैक इनटू एनी सिस्टम, पुटिंग एंटीवायरस इनटू द विक्टिम, स्टीलिंग डेटा, स्टीलिंग हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका इलीगली हैक करते हो जब आप किसी सिस्टम को, तो उससे रिलेटेड सेक्शन है 66। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉट इनेक्टेड इन। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था तो वो कब यहाँ पे पास हुआ था? उसकी डेट है आपकी 15 मार्च 1930। और इसका एक और क्वेश्चन अभी आगे आएगा। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो इन्फोर्स्ड, ये तो बात थी पास हुआ था 15 जनवरी को, बट ये इन्फोर्स किया गया था कब? 1 डे ऑफ जुलाई 1930 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए वॉलंटरी ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? वॉलंटरी ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो आपने सहमति के साथ ट्रांसफ़र किया है। पोजेशन माने होता है गुड्स के जो होल्डिंग करने का अधिकार। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आपने पोजेशन ट्रांसफ़र किया, तो इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं, हैंडओवर बोलते हैं, या नन ऑफ दी अबव बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए डिलीवरी, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन आप कर रहे हो गुड्स का। द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज़ मेड आर कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि जब आप क्या करते हो, किसी ऐसे गुड्स की आप एग्रीमेंट क्या करते हो, ऐसे गुड्स का
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हो जो कि आइडेंटिफाइड है, ठीक है, एग्रीड है और आइडेंटिफाइड है, जिसको आपने पता है कि इस गुड्स को मैंने परचेज करना है, तो उस गुड्स को क्या बोला जाएंगे, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी गुड्स बोलते हैं, स्पेसिफाइड बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, नन ऑफ दी अबव। तो वो आपका हो जाता है स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स का क्या मतलब है कि आपने उसको स्पेसिफाई कर लिया, यानी कि 10 चीज़ें रखी, उसमें से आपको एक चीज़ पसंद है, यानी कि असर्टेन कर लिया आपने, तो वो आपका स्पेसिफाइड गुड्स की कंडीशन में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट विथ ए माइनर इज, यानी कि जो माइनर है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट कैसा होता है, क्या माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है, तो माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, ये आपका वॉइड हो जाएगा। तो एग्रीमेंट किसी भी माइनर के साथ वॉइड एग्रीमेंट होता है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, ये माइनर्स एग्रीमेंट, अब यहाँ पे बात करी थी हमने कि वो जब माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ तो वो तो वॉइड हो गया, जब वो मेजोरिटी माइनॉरिटी से मेजोरिटी की एज में आ गया तो क्या अब उस एग्रीमेंट को हम क्या रेटिफाई कर पाएंगे, जो एग्रीमेंट उसके साथ पहले किया गया था, तो उसका आंसर है नहीं, उसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई हिम, यानी कि जो एग्रीमेंट पहले उसके साथ हुआ था वो तो वॉइड हो गया। क्या उसके जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 18 साल उसको हुए नहीं थे, 18 साल से एक दिन पहले उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था जो कि वॉइड हो गया था, उसके बाद क्या वो जब एक दिन बाद 18 साल का हो गया तो क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है, तो उसका आंसर है नहीं, कैन नॉट बी रेटिफाइड बाई हिम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे बोला गया है कि जब अनलॉफुल डिटेंशन होता है किसी प्रॉपर्टी का तो उसको क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, मिस्टेक बोलते हैं, नन ऑफ दी अबव। तो ये आपका होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा। ये अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे टाइप हैं, अल्टरनेशन बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, वेवर बोलते हैं या नोवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बात करी गई है किसी एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की, तो वो नोवेशन वाला केस होता है। अल्टरनेशन क्या होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे कुछ अल्टरनेशन करते हैं, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तो वो आपका अल्टरनेशन का केस बन जाता है, ठीक। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट बनता है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर कैन, यहाँ पे देखिए वारंटी और गारंटी दो चीज़ें होती हैं, और वारंटी जब ब्रीच यानी कि आपको किसी चीज़ की, आपने मोबाइल फ़ोन लिया तो उसकी आपको वारंटी मिलती है, अगर वो वारंटी में कहा क्या जाता है, अगर आपका इस तरह से कुछ ऐसा हो गया, जैसे फिजिकली टूटना तो अलग बात है, बट जो सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई, आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करते हैं, वारंटी यहाँ पे देते हैं। तो वारंटी के केस में क्या किया जाता है, आपका रिपीडिएट होता है गुड्स का, या रिटर्न ऑफ गुड्स होता है, क्लेम डैमेज होता है, या नन ऑफ दी अबव। तो वो जो वारंटी है उसके केस में सिर्फ क्लेम का डैमेजेस यहाँ पे किया जाता है, गुड्स को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, वो गारंटी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द राइट टू पिटिशन द कोर्ट फॉर ए कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑर्डर। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी कंपलसरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर होता है उसमें कौन पिटीशन नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में, तो कौन सी पार्टी नहीं कर सकती है। मेंबर ऑफ द कंपनी बिल्कुल कर सकती है, एनी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कर सकती है, डायरेक्टर कर सकता है, बट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इसका कोई यहाँ पे हक नहीं बनता कि वो कंपनी के केस में उसके बिहाफ में कोर्ट में ऑर्डर फाइल करे कि इसको वाइंड अप कर दो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। विच टू टाइप ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड वाया ए प्रोसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे बोला गया है कि कौन से ऐसे आपके बिजनेस कॉर्पोरेशन हैं जो आपके एक प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनते हैं। आपकी कंपनीज एंड सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कंपनीज एंड पार्टनरशिप है। तो इस केस में आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो आपके प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोसेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, या पेमेंट ऑफ प्राइस होता है। तो इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वो होता है आपका
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन का क्या मतलब है, अगर आपने पोजीशन तो ट्रांसफ़र कर दिया बट आपने गुड्स की डिलीवरी नहीं दी तो इस केस में ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ही नहीं पाया। दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, आपने डिलीवरी तो कर दी गुड्स की, बस उसका पोजीशन आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो इस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ प्राइस, पेमेंट तो कर दिया बट डिलीवरी अभी तक नहीं मिली, तो इस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र कर दी तो इसका मतलब है कि गुड्स भी डिलीवर हो गया, साथ में पोजीशन भी आपने ट्रांसफ़र कर दी है। तो सही आंसर बी बनेगा। इन द सेल इफ़ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस फेल्स ऑन, यहाँ पे बोला गया है इन ए सेल, यहाँ पे गुड्स ऑफ सेल यहाँ पे नहीं बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे सेल की बात करी गई है, सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात नहीं की गई है। तो इस केस में जब गुड डिस्ट्रॉयड हो गए तो लॉस किस पे आएगा, बायर पे आएगा, सेलर पे आएगा, पार्टी ऑन द बायर और पार्टी ऑन द सेलर, यानी कि आधा उस पर आधा उस पर, या सेलर ऑफ द प्राइस इज़ नॉट बीन पेड। तो इस केस में, सेल के केस में जो भी गुड डिस्ट्रॉय हो गए तो वो आपका बायर पे पूरा का पूरा लॉस आएगा, क्योंकि इस केस में गुड का सेल आउट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीमेंट मेड विथ एन एलियन एनिमी, यहाँ पे एलियन वो नहीं है जो यहाँ उड़न तस्तरी के द्वारा धरती पे उतरते हैं, उस एलियन की बात नहीं की गई है, एलियन एनिमी की बात करी गई है। एलियन एनिमी का मतलब क्या है कि ऐसा देश जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा हो, ठीक है, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस देश के साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो क्या होता है हमारा, वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है, अनलॉफुल होता है या डिफ़िकल्ट होता है। देखिए ये हमारा अनलॉफुल टाइप का एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है, अनलॉफुल एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी आपका सी वाला आपका सही बन जाएगा। कंसेंट गिवन अंडर कोर्सन मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बोला गया है कि जो कोर्सन के द्वारा कंसेंट लिया जाता है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है, इनवैलिड होता है। देखिए यहाँ पे कंसेंट लिया जा रहा है, कंसेंट आपको मिल चुका है, बट किसके द्वारा, कोर्सन के द्वारा। कोर्सन का मतलब क्या होता है, जोर ज़बरदस्ती के द्वारा या धमका के, ये ना इस तरह से। तो कोर्सन के द्वारा जो भी कंसेंट मिलती है वो आपका उस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो आपका एग्जीक्यूट हो गया, बट बाद में वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से वॉइडेबल आपका हो जाएगा, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो जाएगा तो उसको बोलते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता तो उसको बोलते हैं वॉइड एड इनिशियो बोलते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक नहीं है तो उसको वॉइड बोलते हैं। अगर ज़बरदस्ती का कोई किया गया है, कोर्सन के द्वारा किसी तरह का कोई कंसेंट लिया गया है, किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के या किसी को ब्लैकमेलिंग करके या इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो वो होता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। व्हाट इज़ नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, ये क्वेश्चन मैंने अपने MCQ सीरीज में भी काफ़ी बार करवाया है, और साथ ही जो अभी उत्तराखंड LT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये रिपीट हुआ था कि आपका चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। MOA होता है, बाइलॉज होते हैं, AOA होता है या प्रोस्पेक्टस होता है। तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके कंपनी का चार्टर यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ ए कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी को चेंज करने की बात करी गई है, तो कैसे चेंज किया जाएगा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, नहीं ऑर्डिनरी से नहीं चलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या द अप्रूवल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लेनी पड़ेगी, या स्पेशल रिजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या बनेगा, तो अगर आपको नाम चेंज करना है तो ये आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। तो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा, ठीक है। और आपका होमवर्क है इसमें, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मैंने बता दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए कितने % की कंसेंट यहाँ पे ज़रूरी होती है, इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से आप यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। तो आपका ज़रूर आपका कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स पे, तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा, तभी वीडियोज़ भी आएंगे। अगर आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट्स करने में कंजूसी कर रहे हो, तो फिर एक तरह से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, राइट। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश डिफाइंस ए कंपनी रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बोला गया है जो आपको अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी कंपनी की रिलेशनशिप को आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ पे कनेक्ट करता है। प्रोस्पेक्टस करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करेगा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस करेगा। देखिए ये प्रोस्पेक्टस तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपका एट द टाइम ऑफ
शेयर इशूइंग यूज किया जाता है। सेम लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस भी होता है, इसके आगे बात करेंगे, क्वेश्चन में डाले मैंने। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका इंटरनल मैटर होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बात रही हमारे बी ऑप्शन की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका राइट आंसर हो जाता है MOA, चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है जिसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मस्ट फाइल ए स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब आ गया ना, लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है, ये एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस नहीं है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू करना चाहते हैं तो पब्लिक को एक ऑफर देते हैं, ऑफर से पहले हमें एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। कहीं पर ही आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आप कॉलेज का आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसमें सारी डिटेल रहती है, कौन से कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं, कितने वहाँ पे टीचर्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आपका कोर्स कंटेंट रहेगा, क्या आपकी फ़ीस रहेगी, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे मेंशन रहता है। तो सेम कंडीशन कंपनी के केस में भी होता है। अगर उनको CS इशू करने हैं तो CS से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में रहती है। बट लियो प्रोस्पेक्टस आपका होता है जब कोई कंपनी क्या करती है, अपनी जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है, जो जनरल पब्लिक है उसको शेयर इशू ना करके अपने रिलेटिव्स को या किसी अगर अदर को यहाँ पे CS इशू करती है तो उस केस में उसको लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। राइट, समझ में आ गया होगा प्रोस्पेक्टस और लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के केस में। तो इसका सही आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ए पब्लिक कंपनी दैट हैज़ नॉट इश्यूड ए प्रोस्पेक्टस। तो उस केस में आप क्या करेंगे, लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको इश्यू करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस गुड्स आर असर्टेन देयर इज डैश। यहाँ पे बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में जब तक आपका गुड्स, आपके जो गुड्स हैं असर्टेन नहीं हैं तब तक क्या है उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, एन एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, ये वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, अनफोर्सिएबल एग्रीमेंट बोलेंगे। अनफोर्सिएबल तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं चल रही है, वॉइड एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या, सेल बनेगा या एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। देखिए यहाँ पे बात करी गई है अनलेस गुड्स आर असर्टेन, यहाँ पे गुड्स की पहचान ही नहीं की गई है कि कौन से गुड्स को आपको परचेज करने हैं या कौन से गुड्स को आपको सेल आउट करने हैं। तो इस केस में ये असर्टेन नहीं है, तो ये बनेगा एग्रीमेंट टू सेल का केस। ठीक है, यहाँ पे गुड्स अगर सर्टेन हो जाती, असर्टेन कर दिए जाते तो उस केस में आपका सेल का यहाँ पे सिनेरियो बनता। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी आर कंटेनिंग इन इट्स। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब कंपनी के अंदर के आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल मैटर होता है, तो वो आपका कौन सा डॉक्यूमेंट कंटेन करता है। ऑप्शन ए है आपका प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिपोर्ट, MOA, AOA। तो आपको पता चल ही गया होगा इसका राइट आंसर AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके सभी प्रकार के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी, यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी आप पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, विच होल्ड्स अदर कंपनी, ए गवर्नमेंट कंपनी, ए चार्टर्ड कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। तो वो कंपनी होती है जो होल्ड्स करती है अदर कंपनी को। ठीक है, होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जो होल्ड करती है दूसरी कंपनी को। सब्सिडरी कौन होती है, जिस कंपनी को होल्डिंग कंपनी के द्वारा होल्ड किया जाता है उसको सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। ए प्रोमोटर इज ए पर्सन हु डैश। यहाँ पे बोला गया प्रोमोटर कौन होता है, एक प्रोमोटर किसको बोलते हैं, जो कंपनी के लिए क्या करता है, इज ए डायरेक्टर, is a relative of the company, is a well-wisher of the company, take part in the company's incorporation। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टर तो आपका एम्प्लॉय बन जाएगा, रिलेटिव ऑफ द कंपनी आपका क्या है, ये भी नहीं बनेगा, वेल विशर भी सही मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना योगदान देता है, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसको बोला जाता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। द अमाउंट ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन मे बी लर्न फ्रॉम द, यानी बोला गया है कि जो अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू यहाँ पे पता लग सकता है। प्रोस्पेक्टस में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, रिकॉर्ड्स ऑफ जनरल मीटिंग्स में। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग्स का तो कोई मैटर है नहीं। ठीक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके इंटरनल से कंट्रोल से रिलेटेड है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका चार्टर है। तो इस केस में प्रोस्पेक्टस आपका सही आंसर बनेगा। प्रोस्पेक्टस देखकर ही तभी प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है, उसके अंदर सारी जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन ए प्राइवेट कंपनी कॉमर्स बिजनेस। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया है आपको कि प्राइवेट कंपनी कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और पब्लिक कंपनी कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में पूछा गया है at any time after applying for registration, after obtaining the certificate of incorporation, after obtaining the certificate of commencement of the business। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिल गया तब से कंपनी क्या कर सकती है, अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उस केस में ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। जब उसको क्या मिलता है, ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, तब से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इम्प्लाइज दैट। यहाँ पे देखिए डॉक्टर, दो टाइप के डॉक्ट्रिन मेन आपको पढ़ने हैं। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये तो आपने पहले से सुना होगा। एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। ये क्या होता है देखिए, with the register of the a doctrine of the constructive notice implies that with the register of the company every person dealing with the company is deemed to have a notice of the document filed। और सी है आपका है रेगुलेटरी ऑफ द प्रीसीडिंग नीड बी एक्वायरिंग इनटू ए नोटिस ऑफ ए वीक पीरियड टू बी गिवन फॉर एवरी एक्सचेंज ऑफ द कोरस्पोंडेंस इंडोर मैनेजमेंट। इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए यहाँ पे क्यों बी है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे काउंटर करता है आपके जो बचाव किसका करता है, ये करता है आपके मैनेजमेंट का बचाव। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये चीज़ बोलता है कि जब भी पब्लिक कोई सब्सक्रिप्शन ले रही है, पब्लिक कोई शेयर्स खरीद रही है, तो उसको ये पहले से प्रिज्यूम है कि उसको सब कुछ कंपनी के बारे में पता है। ठीक है, कल के दिन में अगर कुछ भी केस होता है तो इसमें डॉक्ट्रिन और कंस्ट्रक्टिव जब आ जाएगा तो इसमें सपोर्ट किसका रहेगा, मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा। और पब्लिक को क्या है, सब कुछ जानकारी है पहले से, ये यहाँ पे बात को मान लिया जाएगा अगर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। ऑन दी अदर हैंड इंडोर मैनेजमेंट का जो डॉक्ट्रिन होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हाँ जो इंडिविजुअल है, जो पब्लिक है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें कहा जाता है कि जो आपका मैनेजमेंट है उसके द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए पब्लिक को, ताकि यहाँ पे कोई भी मिसलीडिंग ना हो पाए। यहाँ पे बात की गई थी कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, तो ऑप्शन नंबर बी में आप पढ़ेंगे तो देखिए एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज द डीम्ड टू हैव ए नोटिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल। यहाँ पे फील्ड फाइल हो सकता है ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल। यानी कि जब भी कोई कंपनी क्या कर रही है, कोई पर्सन क्या कर रहा है, डील कर रहा है कंपनी के साथ में, तो ये मान लिया जाता है डीम्ड टू हैव, यानी कि मान लिया जाता है कि उसको सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट उसको पता है क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज बाई अनपेड सैलरीज। यहाँ पे बोला गया है राइट टू लीन। राइट टू लीन क्या होता है आपका, रिटेन पोजीशन होता है, रिगेन पोजीशन होता है, रिकवर प्राइस एंड अदर चार्जेज होता है, रिकवर डैमेजेज होता है। तो राइट ऑफ लीन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है रिटेन पोजीशन, यानी कि आप अपने गुड्स के पोजीशन का ट्रांसफ़र रोक सकते हो। अगर आपने क्या किया, अनपेड सेलर के केस में आप बात कर सकते हो कि अगर आप अनपेड सेलर हो, आपने क्या किया, गुड्स को आप बेच रहे हो बट यहाँ पे आपको उसका पेमेंट नहीं मिला, तो आप उसको रिटेन कर सकते हो, पोजीशन को अपने पास रख सकते हो, अपनी पोजीशन को आप ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कंपनसेशन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द अल्टर्ड मेमोरेंडम मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन। यहाँ पे बोला गया है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने चेंजेस किए हैं तो वो जो अल्टर्ड मेमोरेंडम है, यानी कि जो चेंज किया हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसको आपको रजिस्ट्रार को कितने दिन में फाइल करना जरूरी है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 3 months ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड्स ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 months एंड 90 days। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड फ्रॉम एक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फर्ड किया जाता है पार्टीज के द्वारा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए सारे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको किसी का पर्स गिरा हुआ मिल गया, उसके अंदर आपको यहाँ पे रुपए पैसे सब कुछ, चलो डॉक्यूमेंट भी था, सब कुछ था, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस व्यक्ति का वो पर्स पहुँचाए जिसका वो एक्चुअल में है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोर्ट में कल के दिन में केस होता है तो आप ये नहीं कर सकते कि मुझे तो पड़ा हुआ मिला था तो ये मेरी प्रॉपर्टी है।
दैट्स नॉट योर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, अनजस्ट अनरिचमेंट ऑफ ए पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इसको याद कर लेना कि इसका मतलब ये है कि एक के कॉस्ट पे आप दूसरे का नुकसान नहीं, एक के बेनिफिट पे दूसरे का नुकसान नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जो पर्च मिला है वो आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका एक सोशल एक्ट है कि आपको उस व्यक्ति तक देना है जिसका वो एक्चुअल में है। जबकि आपके दोनों के बीच में, जिसका पर्स खोया है और जिसको पर्स मिला, उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना एक्चुअल में, बट दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है वर्डिंग में, जो वर्बल रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, मैं पहले भी इसका एग्जांपल दे चुका हूँ जब MCQ कराए थे उसमें। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब आप दुकान में गए, आपने क्या किया, 5 रुपये का एक चिप्स का पैकेट लिया और आपने बिना कुछ बोले चिप्स का पैकेट लिया, 5 रुपये दुकानदार को दिए। दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप इम्प्लाइड है चीज़ें, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपये क्या, 5 रुपये आपने दिए और आपने चिप्स ले लिया, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई दोनों की ऑब्लिगेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उसको दोनों पार्टीज की, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर C बनेगा। इसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज़ मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और वर्ड्स इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया आपको कि जिसमें वर्ड्स स्पोकन वर्ड्स बोले जाते हैं तो उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एक्सप्रेस बोलते हैं, इम्प्लाइड बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अपनी बातों को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है ए गारंटी विच इज़ गिवन फॉर द गुड कंडक्ट ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड। यहाँ पे गुड कंडक्ट के लिए, यानी कि किसी के वेलफेयर के लिए, किसी के वेलविश के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको, गारंटी दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टिव बोलेंगे, स्पेसिफिक बोलेंगे, फिडेलिटी बोलेंगे, या कंटिन्यूइंग गारंटी बोलेंगे। देखिए इसका एग्जांपल सीधा सीधा, जैसे आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उसके एम्प्लॉयज़ के आप क्या करते हो, एक तरह मेडिकल इंश्योरेंस करवा देते हो। तो उसके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप गारंटी देते हो, तो वो गारंटी किस तरह की होगी? वो गारंटी होती है आपकी फिडेलिटी गारंटी। ठीक है, किसी के गुड कंडक्ट के लिए आप यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट एज वेल एज गारंटर इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें जो एजेंट है वही यहाँ पे गारंटर होता है? तो इस केस में ऑप्शन नंबर A आपका सही बनता है, फैक्टर। आपने फैक्टर वाला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है फैक्टर, कैसे होता है। तो इसको ये बैंकिंग में हम बेसिकली इसको पढ़ते हैं, रिकवरी के लिए, जब पैसे के रिकवरी के लिए यहाँ पे किसी को हायर किया जाता है तो उस केस में जो फैक्टर है उसको यूज किया जाता है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मिंग इट इज़। यहाँ पे बोला गया है कि जो कोई भी प्रॉमिस किया जाता है और उसका इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करना, यानी कि आपने किसी से क्या किया, प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, हम दोनों लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, हम दोनों बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आपके दोनों के बीच में प्रॉमिस एक्सेप्टेंस हो गई है, ठीक है, आपने प्रपोजल दिया, आपके फ्रेंड ने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। उसके बाद अब उस प्रॉमिस का आपके दोस्त ने मजाक में बोल दिया था, ठीक है, उसका कोई यहाँ पे इंटेंशन नहीं था परफॉर्म करने का, तो उसको क्या बोलेंगे? उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, या मिस्टेक है। तो इसको बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। उसने आपके साथ यहाँ पे एक मजाक किया या मिस रिप्रेजेंट किया चीज़ों को, तो आपने सारी तैयारी कर ली लेकिन उसने बाद में मना कर दिया, तो इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टेन गुड्स मीन्स। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। असर्टेन गुड्स का पहले अलग सेंस में पूछा गया था, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्पेसिफिक गुड्स होता है, जनरल गुड्स होता है, या गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल बेसिस होता है, या नन ऑफ दी अबव होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आपकी स्पेसिफिक गुड्स है, यानी कि आपने गुड्स को असर्टेन कर लिया, आपने गुड्स की पहचान कर ली कि 10 चीज़ सामान रखी है, उसमें से आपने अंगुली लगा के बोला कि ये मुझे चाहिए, इसको मेरे को लेना है, तो आपने असर्टेन कर ली चीज़ को, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ कर लिया आपने उस चीज़ को, तो आपका ऑप्शन नंबर A इसमें राइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस के थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे कवर किया जा चुका है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और सारे ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है,
कोई यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन भी हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लेवल के क्वेश्चन भी हैं, साथ ही ये अदर जो एग्जामिनेशन जैसे एलटी है, पीजीटी है, तो उसके लेवल के क्वेश्चन भी हैं। साथ ही जो कॉलेज में पूछे जाते हैं, कॉलेज लेवल के जो एमसीक्यू हैं, 2-4 एमसीक्यू उस टाइप के भी यहाँ पे पूछे गए हैं। बट अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, इनके हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, तो लीगल एस्पेक्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एमसीक्यू की सीरीज चाहिए, और इस टॉपिक को मैंने इसीलिए चूज किया कि ये टॉपिक आपने बहुत कम यहाँ पे पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये ठीक ठाक है टॉपिक, क्योंकि पहले से ही हमारे एक सेपरेट यूनिट होता है यूजीसी नेट में, लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, उसमें सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। बट जो आप अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं जस्ट पीजी करके या यूजी करके, तो उनके लिए थोड़ा सा ये नया आपको लग सकता है, बट इसको आप रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, हमारा एफर्ट पसंद आता है, तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के ये पैसे नहीं लगते यार। सो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक आप चैनल पे बने रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।